चलिए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं हमारी पोएट आर्थर ओ शॉकनेसी के बारे में, जिन्होंने ओड लिखा है वी आर द म्यूज़िक मेकर्स। इनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1844 में लंदन में, ठीक है। और इनकी ऑक्यूपेशन के बारे में जानते हैं तो ही वॉज अ ब्रिटिश पोएट एंड अ हर्पेटोलॉजिस्ट। हर्पेटोलॉजिस्ट क्या होती है? एक ब्रांच होती है जूलॉजी की विच इज़ कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस, ओके। और ही इज़ मोस्ट रिमेम्बर्ड फॉर हिज ओड वी आर द म्यूज़िक मेकर्स। जो इनका ये ओड है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। और इनके बच्चों की बात करें, चिल्ड्रन की बात करें तो वो 2 थे और इनकी डेथ हो गई थी 30 जनवरी 1881 में, ठीक है। तो आज जो हम पोएम पढ़ने वाली हैं उसका नाम है वी आर द म्यूज़िक मेकर्स। और इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है आर्थर एडगर ओ शॉकनेसी ने, ठीक है। तो ये जो पोएम है ये एक ओड है। ओड का मतलब होता है एक कॉम्पोजिशन, एक लिरिकल स्टैंजा, जिसमें पोएट अपनी फीलिंग्स बताते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में, किसी पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल इस पोएम में हमारी जो पोएट है उन्होंने पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को एड्रेस करके ये पोएम लिखी है, इस वजह से ये ओड है, ठीक है। ओड होता है एक ऐसा लिरिकल कॉम्पोजिशन जिसमें जो हमारे पोएट हैं वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को एड्रेस करते हैं, ठीक है, और उनके बारे में बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। देखो इसका फर्स्ट स्टैंजा, वी आर द म्यूज़िक मेकर्स एंड वी आर द ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम्स। अब वी से यहाँ पे मतलब है आर्टिस्ट से, ओके। तो आर्टिस्ट कौन होते हैं? आर्टिस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सारे आर्टिस्ट की बात करी गई है, किसी भी एक तरह के पर्टिकुलर आर्टिस्ट को यहाँ पे एड्रेस नहीं किया गया है, हर आर्टिस्ट की बात करी गई है, चाहे वो म्यूजिशियन हो, आर्टिस्ट हो, डांसर हो या किसी भी तरह का आर्टिस्ट क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे वी से आर्टिस्ट को एड्रेस किया गया है। वी आर द म्यूज़िक मेकर्स मतलब हम आर्टिस्ट हैं और हम क्या करते हैं? हम म्यूज़िक बनाते हैं। एंड वी आर द ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम और हम सपनों के भी सपने देखते हैं, मतलब हम अपने एक अलग ही वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं और हम सपनों के भी सपने देखते हैं। वंडरिंग बाई लोन सी ब्रेकर्स एंड सिटिंग बाई डेसोलेट स्ट्रीम्स। इसमें बता रही हैं कि जो एक आर्टिस्ट होता है उसको इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती, वो अपनी लाइफ में वो इतनी एप्रिसिएशन नहीं मिलता उनको, जितना उनके पास टैलेंट होता है, जितनी क्रिएटिविटी होती है, अक्सर उनको उतना एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता और वो सैड रहते हैं, दुखी रहते हैं और उनके दिल में एक तरह का पेन होता है क्योंकि वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते जितना होना वो डिज़र्व करते हैं, जितनी वो मेहनत करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या करती हैं कि वो अलोन रहना पसंद करती हैं क्योंकि उनके दिल में एक तरह का दर्द होता है और वो कहाँ पे जाना पसंद करते हैं? एंड सिटिंग बाय डेसोलेट स्ट्रीम, और वो किसी समुंदर के किनारे जाके बैठते हैं जहाँ पे शांति होती है, जहाँ पे सिर्फ वो होते हैं, ताकि वो अपनी इस दर्द वाली पेनफुल फीलिंग को उनको थोड़ा रिलीफ मिले, वो उनको थोड़ा पीसफुल फील हो। इसीलिए वो ऐसी जगह पे समुंदर के किनारे पे जाके बैठ जाते हैं जहाँ पे शांति होती है और उनको थोड़ा पीसफुल फील होता है और थोड़ा उनको रिलीफ मिलता है, ठीक है। वर्ल्ड लूजर्स एंड वर्ल्ड फोरसेकर्स ऑन होम द पेल मून ग्लीम्स। आप यहाँ पे देखिए वर्ल्ड लूजर्स यहाँ पे इसलिए कहा गया है बिकॉज जो आर्टिस्ट होते हैं वो मोस्टली अनसक्सेसफुल ज़्यादा होती है, बिकॉज उनके पास जितना टैलेंट होता है, जितनी क्रिएटिविटी होती है, उनको उतना एप्रिसिएशन नहीं मिलता और वो अपनी लाइफ में जल्दी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, उनको बहुत हार्डशिप्स देखनी पड़ती हैं, ठीक है। एंड वर्ल्ड फोरसेकर्स का मतलब है जो वर्ल्ड को आगे लेकर जाते हैं। तो जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं
वो वर्ल्ड लूज़र्स भी होते हैं बिकॉज़ उनको अपनी टैलेंट का, अपनी क्रिएटिविटी का अपनी लाइफ में इतनी जल्दी एप्रिसिएशन नहीं मिलता, सक्सेस नहीं मिलता। और वो वर्ल्ड फोरसेकर्स भी हैं बिकॉज़ आर्टिस्ट ही हैं जो अपने टैलेंट, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी मेहनत से वर्ल्ड को आगे लेकर जाते हैं। ठीक है। ऑन whom द पेल मून ग्लीम्स। अब यहाँ पे पेल मून का मतलब है येलोइश मून से। ठीक है। क्यों इनके ऊपर पेल मून शाइन करता है? पेल मून क्यों? पेल मून इसीलिए यहाँ पे कहा गया है येलोइश मून से। इसका ये मतलब है कि उनके टैलेंट का उनको पूरा, कहते हैं ना, पूरा रिज़ल्ट नहीं मिलता। वो मेहनत तो करते हैं बट उनको रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो सैड रहते हैं और उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ से हमें ये बता रहे हैं कि वो वर्ल्ड लूज़र्स हैं और वर्ल्ड फोरसेकर्स भी हैं। वो वर्ल्ड को आगे भी लेकर जाती हैं। और पेल मून ग्लीम से यहाँ पे ये मतलब है कि उनके ऊपर येलोइश मून शाइन करता है। इससे मतलब है कि उनको अपनी टैलेंट और अपनी क्रिएटिविटी का इतना ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिलता है और उनको जो सक्सेस होती है वो बहुत मुश्किल से मिलती है। Yet we are the movers and shakers of the world forever it seems। उसके बाद भी, इतना सब कुछ फेस करने के बाद भी हम मूवर्स हैं एंड शेकर्स हैं। हम इस वर्ल्ड को मूव कराते हैं, शेक कराते हैं। एंड फॉर द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड फॉर एवर इट सीम्स। इस वर्ल्ड का जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, हमारी आर्ट से, हमारी क्रिएटिविटी से ये वर्ल्ड मूव करता है और शेक करता है और डेवलप होता है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंजा इसी के साथ हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम आगे बढ़े। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड स्टैंजा। देखिए क्या लिखा है। विद वंडरफुल डेथलेस डिटीज़। डेथलेस का मतलब होता है इमॉर्टल, जिस चीज़ की कभी डेथ नहीं हो सकती। और डिटीज़ का मतलब होता है स्मॉल एंड सिंपल सॉन्ग। ओके। तो यहाँ पे कह रही हैं विद वंडरफुल डेथलेस डिटीज़, उन वंडरफुल इमॉर्टल सॉन्ग्स। वी बिल्ड अप द वर्ल्ड्स ग्रेट सिटीज़। और उन वंडरफुल इमॉर्टल सॉन्ग से आर्टिस्ट क्या कर सकते हैं? आर्टिस्ट वर्ल्ड की बड़ी बड़ी सिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कैसे, कि यहाँ पे वर्ल्ड्स ग्रेट सिटीज़ से वो यहाँ पे वर्ल्ड का डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो लोगों को अपनी आर्ट से और क्रिएटिविटी से मोटिवेट करते हैं और फिर लोग उस मोटिवेशन से कुछ नया सीख कर कुछ ट्राई करते हैं और वैसे ही सिटीज़ और डेवलप होती जाती हैं और इससे यहाँ पे वर्ल्ड का डेवलपमेंट दिखा रहे हैं। ठीक है। एंड आउट ऑफ अ फैबुलस स्टोरी वी फैशन एंड एम्पायर्स ग्लोरी। आउट ऑफ अ फैबुलस स्टोरी से मतलब है कि उनकी माइंड में इतनी क्रिएटिविटी होती है आर्टिस्ट की कि अगर एक उनके माइंड में एक बहुत मिराकल थॉट भी आता है ना, एक बहुत यूनिक थॉट जिससे वो कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। वी फैशन एंड एम्पायर्स ग्लोरी से मतलब है कि फिर वो अपने गोल्स को, उन एम्स को वो अचीव कर लेते हैं। मतलब वो क्या करते हैं कि जैसे समझिएगा, उनके आर्टिस्ट के माइंड में एक बहुत यूनिक सा, बहुत अच्छा सा आइडिया आता है जिसको वो क्या कर लेते हैं, उस आइडिया को वो अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं और फिर उस आइडिया को अपॉर्चुनिटी बनाने के बाद वो उससे अपने एम्स और गोल्स जो भी उनकी लाइफ के हैं वो उसे अचीव कर लेते हैं। ठीक है। वन मैन विद अ ड्रीम एट प्लेजर शैल गो फॉर्थ एंड कॉन्कर अ क्राउन। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वन मैन विद अ ड्रीम, एक इंसान अपने सपनों के साथ, एट प्लेजर से यहाँ पे मतलब है जिसके पास सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ हों। एक ऐसा आर्टिस्ट जिसके पास सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है। शैल गो फोर्थ एंड कॉन्कर अ क्राउन। वो आगे बढ़ सकता है और अपने सपनों को पा सकता है, अपने सपनों को सच कर सकता है। ऐसा आर्टिस्ट जिसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है। वो कॉन्कर अ क्राउन का मतलब है कि वो अपने एम्स एंड अपने गोल्स के लिए कुछ कर सकता है और अपने सपनों को, जो भी उसके ड्रीम है, उन्हें सच कर सकता है। एंड थ्री विद अ न्यू सॉन्ग्स मेजर कैन ट्रैम्पल अ किंगडम डाउन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर 3 कलाकार मिल जाएं, इसका मतलब है अगर आर्टिस्ट आपस में जुड़ जाएं
तो क्या होगा, अगर ऐसे 3 आर्टिस्ट मिल जाते हैं तो वो आपस में मिलकर इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, फिर उनकी आर्ट और इतनी क्रिएटिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि इट कैन ट्रैम्पल अ किंगडम डाउन। इसका मतलब है कि वो किसी एम्पायर को भी गिरा सकते हैं। उनकी आर्ट, उनकी क्रिएटिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब 3 आर्टिस्ट मिल जाते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। तो कैन ट्रैम्पल अ किंगडम डाउन से मतलब है कि फिर वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है उनकी आर्ट कि वो अपने ओपोनेंट को आसानी से गिरा सकते हैं। ठीक है, अपने अपोनेंट मतलब जिनके साथ उनका मुकाबला है, जो उनके कंपोनेंट हैं, उनको भी वो आसानी से गिरा सकते हैं। ठीक है, वी इन द एजेस लाइंग इन द बरीड पास्ट ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे देखिएगा क्या बता रहे हैं कि हम जिस एज में रह रहे हैं, यहाँ पे ये बताया गया है इन द बरीड पास्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ के दबे हुए पास्ट में। बिल्ट निन्वे विद साइंग एंड बेबल इटसेल्फ इन आवर मिर्थ। अब निन्वे क्या है? निन्वे एक किंगडम है जो मेसोपोटामिया में बना था, जो ध्वस्त हो गया था बहुत साल पहले एक वॉर की वजह से। ठीक है, और बेबल भी एक वो किंगडम टाइप का है जो मेसोपोटामिया में बना है, लेकिन वो ध्वस्त नहीं हुआ, वो आज भी है और वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल है। तो अब यहाँ से आप कंपैरिजन समझिएगा। निन्वे भी मेसोपोटामिया में है और बेबल, निन्वे था अब नहीं है और बेबल अभी है। निन्वे ध्वस्त हो गया था बुरी तरह से एक वॉर की वजह से बहुत साल पहले, और बेबल अभी भी मेसोपोटामिया में है। तो इससे क्या कंपैरिजन कर रही हैं कि निन्वे को कंपेयर किया जा रहा है एक ऐसे आर्टिस्ट के साथ जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाया और जिसको अपनी लाइफ में अपनी आर्ट के लिए, अपनी क्रिएटिविटी की वजह से अपनी क्रिएटिविटी की लिए एप्रिसिएशन नहीं मिल पाया। ठीक है, और बेबल को कंपेयर किया जा रहा है एक ऐसे आर्टिस्ट से जो सक्सेसफुल है और उससे वो एप्रिसिएशन, वो वैल्यू दी जा रही है जो वो डिज़र्व करता है, जो वो जिसके लायक है, जिसे डिज़र्व करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंपैरिजन आप समझिएगा। निन्वे ध्वस्त हो चुका था, अब इसको कंपेयर किया जा रहा है एक ऐसे आर्टिस्ट के साथ जिसकी सक्सेस भी ध्वस्त है। मतलब एक ऐसे आर्टिस्ट जिसकी लोगों ने कदर ही नहीं करी, जिसकी आर्ट की कदर नहीं करी गई और उस आर्टिस्ट को उतना एप्रिसिएशन नहीं मिला जो वो डिज़र्व करता था इतनी मेहनत के बाद भी। ठीक है, और बेबल जो अभी भी मेसोपोटामिया में है, उतना ही ब्यूटीफुल है और ध्वस्त नहीं हुआ है, उसको यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है एक ऐसे आर्टिस्ट के साथ जिसकी आर्ट की और क्रिएटिविटी की कदर करी गई, उस आर्टिस्ट की वैल्यू करी गई। ठीक है, और तभी उसकी वो ध्वस्त नहीं हुआ, वो आर्टिस्ट की सक्सेस भी ध्वस्त नहीं हुई, वो आर्टिस्ट सक्सेसफुल हो गया जैसे ही बेबल आज भी मेसोपोटामिया में उतना ही ब्यूटीफुल पहले की तरह है। ओके, आई होप आपको यहाँ पे कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। एंड ओ अर्थ ट्रू देम विद प्रोहेसिंग टू द ओल्ड ऑफ द न्यू वर्ल्ड्स बर्थ, for each age is a dream that is dying or one that is coming to birth. अब यहाँ पे समझेगा, ओ अर्थ ट्रू देम विद प्रोहेसिंग, यहाँ से मतलब है कि अगर आर्टिस्ट चाह ले, वो एक कुछ ठान ले करने को सच्चे दिल से, तो वो कुछ भी कर सकता है। वो कितनी भी लंबी उड़ान वो उड़ सकता है, कुछ भी अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में अगर वो ठान ले और चाह ले। और टू द ओल्ड ऑफ द न्यू वर्ल्ड्स बर्थ, इसका मतलब है कि अगर आर्टिस्ट सच्चे दिल से कुछ चाह ले और सच में करना चाहे तो वो एक वर्ल्ड की शेप भी बदल सकता है, एक वर्ल्ड को न्यू शेप दे सकता है। ठीक है, फॉर ईच एज इज़ अ ड्रीम दैट इज़ डाइंग और वन दैट इज़ कमिंग टू बर्थ। अब यहाँ पे ये बता रही है कि आर्ट और आर्टिस्ट दोनों ही इमॉर्टल है। ना ही कभी एक आर्टिस्ट मर सकता है और ना ही कभी उसकी आर्ट और क्रिएटिविटी मर सकती है। आर्ट का हमेशा लेवल बढ़ता रहता है जैसे जैसे एजेस पास ऑन होती रहती हैं और आर्ट वैसे ही वैसे एडवांस होती रहती है।
वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आर्ट और क्रिएटिविटी कभी उनका एंड नहीं हो सकता, कभी उनकी डेथ नहीं हो सकती। जब तक आर्टिस्ट है तब तक क्रिएटिविटी है। ओके, एजेस के साथ आर्ट और क्रिएटिविटी दोनों एडवांस होती रहती है, उनका भी एडवांसमेंट होता रहता है। जैसे जैसे टफ और वन दैट इज़ कमिंग टू बर्थ का मतलब है जैसे जैसे जनरेशन एडवांस होती रहती है। अपकमिंग जनरेशन आती है और प्रीवियस जनरेशन चली जाती है, फिर जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती रहती है वैसे ही आर्ट और क्रिएटिविटी का भी डेवलपमेंट और एडवांसमेंट होता रहता है। और आर्ट और आर्टिस्ट दोनों ही इमॉर्टल हैं, वो कभी नहीं मर सकते। और इसी के साथ यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म होती है। और यहाँ पे इस पोएम में ये बताया गया है कि जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी भी लाइफ इतनी इजी नहीं होती, उनको भी बहुत सेक्रीफाइसेस का सामना करना पड़ता है, स्पेशली जब उन्हें अपनी आर्ट और अपनी क्रिएटिविटी के लिए एप्रिसिएशन नहीं मिलती, उन्हें कोई उनके टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं करता और वो नहीं पा पाते, वो सक्सेस नहीं पा पाते जितनी वो डिज़र्व करते हैं। तो इस पोएम में यही बताया गया है। और आर्टिस्ट और उनकी आर्ट और उनके टैलेंट की यहाँ पे वैल्यू बताई गई है कि वो हमारे वर्ल्ड के फोरसेकर्स हैं और उनके वजह से न्यू सिटीज़ डेवलप होती है, लेकिन हमारे वर्ल्ड का डेवलपमेंट होता है और उनके वजह से ही हमारी वर्ल्ड आगे बढ़ती है। कि आर्टिस्ट ही नहीं होंगे तो हमारे वर्ल्ड के डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। ठीक है।